से इनको रिलीज किया है और ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये यहाँ जो भी अनाप शनाप बोलते रहेंगे और इनको बर्दाश्त किया जाएगा। इनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को अगर लहूलुहान करने की कोई कोशिश की गई, जम्मू कश्मीर के अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो फिर से जेल की सलाखें आपका इंतजार करेंगी और आपको एक सेकंड के लिए बख्शा नहीं जाएगा। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। राष्ट्रद्रोहियों को किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के साथ षड्यंत्र करेगा जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा, भले ही वो अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो। मोहित भान, कुछ तो देश का कर्ज होता है ना। सरकारी आवास में रह के देश से सुरक्षा लेके उस पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं जो आपकी सुरक्षा कर रही हैं उन्हीं के साथ बैठ के और उसी देश का खा करके देश के खिलाफ ही साजिश, वहां पर ही बैठ करके इस तरह की बातें करना कि वो लोग जो 370 से पहले हमले होते थे, जवान या फिर पैरामिलिट्री जो शहीद होते थे, उनका साथ देने की बात करना, 370 को दोबारा बहाल करने की बात करना, सर ये क्या है? ये मैं बताता हूं आपको क्या है। पहली बात तो मैं रैना जी को बड़ी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी जो तानाशाही थी, जिस कानून को उन्होंने अपनी घर की जागीर समझ के रखा था, उन्होंने ये माना कि हमारे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ा गया है और हमारे को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई और हम फेल हो गए उनके सामने अपनी बात रखने के लिए। इसलिए महबूबा जी को और बाकी अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनको छोड़ा गया। मैं तारीफ करता हूं रैना जी की कि उन्होंने ये सच बोला कि उन्होंने कानून का मिसयूज किया, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार खाने के बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन को उनको रिहा करना पड़ा। हो गई पहली बात। दूसरी बात आप कर रहे हैं 370 की, और ये देश के विरोध में है, देश के खिलाफ है, ये अलगाववाद है। जब ये बीजेपी सरकार नागालैंड के अंदर नागा अकॉर्ड के ऊपर बात करती है, वहां नागा मिलिटेंट्स के साथ खाना खाती है, चाय के प्याले पीती है, तब तो आपको ये अलगाववाद और देश विद्रोह नजर नहीं आता है। जब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की बात करती है तब आपको अलगाववाद ये नजर नहीं आता है। जब उनको अलग सेपरेट फ्लैग देने की बात करती है तब आपको ये अलगाववाद नजर नहीं आता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल लाइमलाइट में इन्होंने ये मसला लाके रखा है और यहाँ पे मुसलमानों को गाली देने के, मुसलमानों को गाली देने के, जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है। अपनी हिस्सा के अंदर इसको करेक्ट करिए। जम्मू कश्मीर भारत देश का हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। अगर मोहित भान एक सेकंड, रैना साहब मैं वापस आपके पास आता हूँ। रैना जी मैं आपके साथ वापस आता हूँ। मोहित भान एक चीज क्लियर कर लीजिए। मोहित एक चीज क्लियर कर लीजिए। एक सेकंड मोहित एक सेकंड, मैं चिल्ला नहीं सकता मोहित, ना मैं चिल्लाता हूँ ना मैं चिल्ला सकता हूं। एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक मेरा छोटा सा काउंटर, रविंदर जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बता दीजिए। एक तो नंबर एक चीज हम सीधे तौर पर साफ स्पष्ट हमेशा से कहते आए हैं और यही भारत का स्टैंड है, यूएन में भी स्टैंड है और हर जगह स्टैंड है, और शायद इस कारण से ये लोग तिल मिलाए थे 370 हटने से। भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है, था और रहेगा, और ये कोई इंटरनेशनल नहीं, भारत का अंदरूनी, भारत का ही मसला है अगर किसी तरीके का कोई डिसेंट पहले था। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये 370 के खिलाफ जो लोग हैं, यानी 370 हटाने के खिलाफ होने वाले दलों का ही एक गुप्ता डिक्लेरेशन गठबंधन है, तो सर 370 हटाने का विरोध तो टर्की ने भी किया था, पाकिस्तान ने भी किया था, सलाहुद्दीन ने भी किया था, हाफिज सईद ने भी किया था। तो मानूं कि ये सब भी आएंगे सर अगली बैठक में, ये शामिल होंगे इस फ्रंट में। चाइना ने भी किया था। बिल्कुल, मे भी हो सकता है अगर आप उनको न्योता भेज दें। आपके तो बड़ी मैं क्यों भेजूं सर? आप कह रहे हैं 370 के खिलाफ जो है उनका सर उसी को सपोर्ट तो टर्की कर रहा था, ईरान कर रहा था, सलाहुद्दीन कर रहा था, हाफिज सईद कर रहा था। भाई अगली बैठक पीओके में हो सकती है ना सर? दोस्ती मुझे जरूर लग रही है सर, अगली बैठक पीओके में हो सकती है ना? जवाब चाहिए था, आप जवाब सुनिए साहब। आपने सवाल पूछा, आपने पहला सवाल पूछा कि आप इसका क्या 370 के विरोध करने वालों में तो चीन भी था, पाकिस्तान भी था। चीन का साथ तो अब्दुल्ला साहब ने कह दिया कि चीन का साथ देंगे। आपने बोला कि ये जम्मू कश्मीर जो एक मसला है, ये भारत का अंदरूनी मसला है। ये भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं। देखिए हमारे पास वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। हम बोलते हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर में बदलिए, ठीक है। उसके लिए आपको पाकिस्तान से बातचीत करनी है, कश्मीर से बातचीत करनी है, जम्मू से बातचीत करनी है, लद्दाख से बातचीत करनी है। ये हमारा बायलैटरल मसला है, ये शिमला एग्रीमेंट में है, ये बायलैटरल मसला है। इंटरनेशनल आप लाइन ऑफ कंट्रोल को
ये मसला खत्म हो जाएगा। ये मसला सिर्फ इतना है कि एलओसी है नहीं और आईबी है, ये इस मसले की सबसे बड़ी पहचान है। आप इस मसले को हल कीजिए। हम यही बोलते हैं कि कश्मीर मसला सिर्फ एलओसी का मसला है। आप इस एलओसी के मसले को खत्म कीजिए, इस एलओसी को आईबी में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए आपको जिससे भी बातचीत करनी है, कश्मीरियों से बात करनी है कीजिए, जम्मू से बात करनी है कीजिए, पाकिस्तान से बात करनी है कीजिए, वो बात कीजिए और कहानी खत्म हो जाती है। हाफिज सईद आएंगे अगली बैठक, आप न्योता दे दीजिए, वो सचिन जी आप न्योता दे दीजिए, वो आ जाएंगे। आपके पास मोबाइल नंबर होगा उनका, आप उनको फोन कर लीजिए तो वो आ जाएंगे। अगली बैठक में आएंगे सलाउद्दीन हाफिज सईद, न्योता तो आपने दिया ना। अच्छा एक सेकंड मैं आपको रोकूं, एक बड़ी खबर आ रही, कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने इस वक्त बैठक की है। ये एक बड़ी खबर है, कोरोना वैक्सीन और सीरो टेस्टिंग पर जानकारी ली है। कोरोना वैक्सीन और सीरो टेस्टिंग पर जानकारी ली है। पीएम ने कोरोना टेस्टिंग को और बढ़ाए जाने की भी बात की है। टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े कुछ कम हो रहे हैं। पीएम ने कोरोना को लेकर के एक बड़ी बैठक की है। ठीक है, वापस डिबेट पर लौटते हैं। ठीक है मोहित भाई, एक बार फिर से अगली बैठक में सलाउद्दीन हाफिज सईद आएंगे ना सर? इन्होंने भी विरोध किया था, इन्होंने भी कहा था कि 370। आप न्योता दे दीजिएगा ना साहब, आप चले जाइए। जैसे प्रधानमंत्री बिना किसी न्योते के वहां लाहौर बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, आप भी सलाउद्दीन तो एमएस बिट्टा मैंने न्योता दिया था फारूक अब्दुल्ला को, मैंने न्योता दिया था, उमर अब्दुल्ला को मैंने न्योता दिया था, महबूबा मुफ्ती को मैंने न्योता दिया था। और मुझे एक बात बताइए भाई, 370 हटाने के खिलाफ नहीं। मोहित भाई अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, जो 370 के खिलाफ है वो आके इस मंच पर आ जाए और गुप्कार डिक्लेरेशन का हिस्सा बन जाए। बिट्टा साहब तो मैं क्यों ना मानूं, ये हर उस ताकत को बिठाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी दुकान, खानदानी दुकान बंद हो गई है। कश्मीर को सुख चैन से चलते हुए ये देखना नहीं चाहते हैं। अब मोहित बान सुन लीजिए, 370 के खिलाफ वाले इकट्ठे हो रहे थे ना, सबसे ज्यादा दुख हुआ था हाफिज सईद को, सलाउद्दीन को, जैश ए मोहम्मद को, जमात-उद-दावा को। सुनिए बिट्टा साहब, मैं उतनी देर तक नहीं बोलूंगा, पहले आवाज बंद करो इनकी, हम बोले उनकी आवाज में। हर आदमी को मोहित आप सुनिए, दूसरी बात आदत रखिए। सलाउद्दीन की ऐसी की तैसी, ये तो भारत के नाम के, आज के भारत की तरफ देखते इसकी रूह भी कामती होगी। जितने भी आतंकवादी है, दाऊद का नाम सुना कभी आपने? सुना? रोज आप चैनलों में लगाते थे दाऊद की न्यूज, कभी सुना? कामते हैं रात को, कब हमला होगा, कब ये मारेंगे, ये आज का हिंदुस्तान है। दूसरी बात सुनिए, ये जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला 370 धारा का, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, कहां गई पत्थरबाजी? कहां जवानों की शहादतें होती थी? कहां कश्मीर के रोज नौजवानों को मारा जाता था इनके भड़काऊ भाषणों के ऊपर? आज पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं ठोक ठोक के मारते हैं, कश्मीर के नौजवान को नहीं। कश्मीर का नौजवान हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा पिता समान है। यह कानून आम कश्मीरी की रक्षा के लिए, आम कश्मीरी की डेवलपमेंट के लिए यह कानून बेस्ट है। और ये दुकानदारी, अब दुकानदारी बंद हो गई, दुकानदारी चलेगी कैसे? दुकानदारी तो तभी चलेगी ना, भड़काऊ भाषण देंगे। पंजाब में क्या हुआ? खालिस्तान के भड़काऊ भाषण दिए, 15,000 नौजवान मारे गए, 36,000 बेगुनाह लोग मारे गए। और आज पंजाब के अंदर अमन शांति है कि पंजाब के अंदर हमने खालिस्तान बनने दिया? मेरा सवाल है आपसे, क्या खालिस्तान बनने दिया? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। जो तोड़ने की कोशिश करेगा गंदी हनेरी की तरह, पंजाब की तरह लाशों से गुजर के चले जाएगा। हिंदुस्तान एक है और हिंदुस्तान एक रहेगा। बिट्टा साहब इनका इलाज क्या है फिर? इनका इलाज क्या है? जो खड़ा होकर के, सर वो जवान भी सोचता होगा ना बिट्टा साहब, वो जवान भी सोचता होगा। जिस दिन चैनलों पे दिखाना हम लोगों को भी बंद कर दोगे आप, जिस दिन नेताओं को हमको भी बंद कर दोगे, यही इलाज है। इनको क्या कहना, हमने 7 महीने अंदर रह के कहते हैं हमने कुर्बानी दी। मैं 7 महीने से अंदर हूं, मैं बम्बों से नहीं डरा, मैं गोलियों से नहीं डरा, मैं मौत से नहीं डरा, मैं कोरोना से डर के घर बैठा हूं। पर मैं ठीक हूं। ये 7 महीने की कुर्बानी किस बात की? सवाल सबसे बड़ा ये है, ये कानून जो हुआ है इसके ऊपर जो चर्चा है, जिस दिन हिंदुस्तान का, दुनिया का मीडिया
दिखाना बंद कर देगा, ये दुकानदारी जनाब समाप्त हो जाएगी। ये दुकानदारी तो अभी चैनलों ने शुरू किया ना, दिखाना बंद कर दो। अगर देशद्रोही बातें करते क्यों दिखाते हो, बंद करो। जवानों की बातें दिखाओ। आम कश्मीरी नागरिक जो गलियों में बाजारों में जो व्यापार कर रहा है, आम कश्मीरी को भी पता लगे ना कि दरअसल ये है कि वो जिसे कहते हैं ना जलबिन जो मछली तड़पती है, ये वो तड़प है कि कश्मीर हाथ से निकल गया। पूरा साल में, सवा साल में पूरा कश्मीर बदल गया, नैरेटिव बदल गया, कोई स्कूल नहीं जल रहा, कोई पत्थर नहीं उठा रहा, लेकिन इनकी राजनीति नहीं बदली। इनको वैसा ही कश्मीर चाहिए, एक खानदानी बपौती की तरह कि 70 साल तक जिन्होंने कश्मीर पर राज किया और अब तड़प रहे हैं, बिना सत्ता के तड़प रहे हैं। और माजिद हैदरी आपको तो नजर आ रहा होगा ना, ये वापस उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जहां इनके बच्चे, ये खुद तो आधा आधा महीना, आधा आधा साल जो है छुट्टियां बाहर बिताया करते थे। अब तो मैं वो क्या लाइफस्टाइल बताऊं और क्या किया करते थे रूबिया शहीद, और मैं क्या बताऊं बाकी चीजों का, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना सर, ये आपको उसी दौर में पहुंचाना चाहते हैं, ये उसी दौर में पहुंचाना चाहते हैं जिस दौर में बच्चों के स्कूल जलाया करते थे। माजिद हैदरी, सबसे पहले तो मैं एक चीज की निंदा करता हूं कि आपने मुझे सिर्फ एक अकेले इंसान को कश्मीरी एक्टिविस्ट कहा। आपने रविंदर रैना जी को जम्मू का एक्टिविस्ट नहीं कहा, आपने बिट्टा साहब को पंजाबी एक्टिविस्ट नहीं कहा। आपके जहन में शायद कोई शक है कश्मीर के मुतालिक कि कश्मीर, शायद आपकी बात से पता चलता है कि शायद कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कि आपने मुझे कश्मीरी कुछ और लिखूंगा, बताइए। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूं। देखिए, कश्मीर जो है, ये जो गुपकार डिक्लेरेशन है, गुपकार डिक्लेरेशन नहीं है, गुपकार ओबिचुअरी है, अर्थात ये गुपकार का अंतिम अरदास है। अब आर्टिकल 370 की हत्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। ये कश्मीर के सियासतदान अब उसकी चिता पर रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन फिर एक बात बनती है, पिछले 1 वर्ष से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल वैक्यूम है, वो कैसे भरा जाए? अगर आप सब लीडर्स को अभी भी बंद रखेंगे, जेलों में रखेंगे, घरों में रखेंगे, तो कश्मीर में लोकतंत्र की बात जम्मू कश्मीर में कौन करेगा? वो पहली बात है। और दूसरी बात जो है, जो आप हम पे गुस्सा दिखा रहे हैं, देखिए लीडरों को पकड़ा भी बीजेपी ने था, छोड़ा भी बीजेपी ने। कोई अदालत कहीं बीच में नहीं, ना इनको अदालत के कहने पर पकड़ा गया था, ना इनको अदालत के कहने पर छोड़ा गया है। जो कुछ यहाँ पर हो रहा है कश्मीर में, वो बीजेपी के कहने पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी की पॉलिसी से लग रहा है आज के दिन में कि बीजेपी टोटली कश्मीर पे कंफ्यूज्ड है। जैसे बीजेपी कंफ्यूज थी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड पे, वैसे ही बीजेपी कंफ्यूज्ड है कश्मीर पे। जैसे बीजेपी कंफ्यूज है महाअघाड़ी से कैसे लड़े, वैसे ही बीजेपी कंफ्यूज है कश्मीर पे। वो आज की इस गुपकार अंतिम अरदास से पता चलता है। एक तरफ वो लीडर लोगों को धोखा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी कंफ्यूज है। भाई कश्मीर में लोकतंत्र वापस लाना कैसे, अमन कैसे लाना, खुशहाली कैसे लानी? पिछले 1 साल से और ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। ये अभी बोल रहे थे मनिंदर सिंह बिट्टा जी कश्मीर में कोई मर नहीं रहा। अरे अजय पट्टा कहां मरा? वो जो वसीम बारी जो था बीजेपी का लीडर, वो कहां मरा? हर दिन कश्मीर का कोई ना कोई बच्चा अगर उसने बंदूक उठाई वो भी मारा जा रहा है। तो ये क्या सिस्टम चल रहा है? बीजेपी का एक प्लॉट था कि आर्टिकल 370 हटाना है, कोई हिंदुत्व एजेंडा था मुसलमानों के खिलाफ। कौन सा भलाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? कोई प्लॉट नहीं। तो माजिद हैदरी, ये कौन सा भलाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? ये तो इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं ताकि दोबारा से पिस्तौल पकड़ाएं, दोबारा से पत्थर पकड़ाएं। अगर आप जिस बात कर रहे हैं कि अब्दुल बारी जो बीजेपी का तो कार्यकर्ता था वो कैसे मारा गया, वो मारा किसने, ये भी आपको पता था, और वो किस अंजाम तक पहुंचा ये भी आपको पता है। और रही बात 1 साल के डाटा की, वो भी मेरे पास इस वक्त है, क्योंकि डिबेट लंबी हो जाएगी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। रविंदर रैना जो सवाल इन्होंने उठाए वो आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद मोहित बान।